दोस्तों नमस्कार। आजकल एक बड़ा अजीब दौर चल रहा है। कहीं कोई राम मंदिर का चढ़ावा लेकर चंपत हो जा रहा है, तो कहीं सांसदों को थोक भाव में लेकर चंपत हो जाया जा रहा है। लेकिन ये चंपत होने का काम कौन कर रहा है? राजनीतिक दल अपने सांसदों और विधायकों को बचाने में लगे हैं। और ताजा मामला तृणमूल कांग्रेस का है। कहा जा रहा है कि आगे जनता दल यूनाइटेड, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी नंबर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सांसद, सारे सांसदों को लेकर जो चंपत होने की बात कही जा रही है, ये जाएंगे तो जाएंगे कहां? भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के बगावती गुट को अपने साथ ले नहीं रही है। टीएमसी का जो असली गुट है ममता बनर्जी वाला, उसके संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी की चिट्ठी को लेकर कीर्ति आजाद और सागरिका घोष लोकसभा अध्यक्ष को जाकर वो चिट्ठी देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि टीएमसी को एक सिंगल यूनिट के तौर पर ही लोकसभा में देखा जाए और किसी भी तरह के बगावत को, अलग गुट को मान्यता देना ये संविधान और प्रावधानों के विरुद्ध होगा। लेकिन बगावती सांसदों का गुट पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर जाता है, फिर वहां से निकलकर लोकसभा अध्यक्ष के घर पहुंचता है और टीएमसी की टूट अब करीब करीब तय हो चुकी है। विधायक दल में 80 में से 60 से ज्यादा विधायक, 3/4 से ज्यादा विधायक रीता व्रत बनर्जी के नेतृत्व में पहले ही टूट चुके हैं। लेकिन इतने सारे लोग जो एक साथ टूट रहे हैं, वो टूटे हुए गुट को बीजेपी अपने साथ क्यों नहीं ले रही है? स्थानीय स्तर पर कोलकाता से जो खबर मैंने लेने की कोशिश की है, उसमें एक बड़ा कारण यह बताया जाता है कि टीएमसी के टूटे हुए गुट को कागजों पर दिखने वाली एक पार्टी में शामिल कराने की कोशिश हो रही है। एनसीपीआई जैसा कुछ नाम उस पार्टी का बताया जा रहा है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी टाइप कुछ नाम, उन छोटी पार्टी का है, उसी में मर्ज कराने की तैयारी है। और इसके पीछे जो गुणागणित बताया जा रहा है, वो गुणागणित दरअसल ये है कि टीएमसी के विधायकों में 80 विधायकों में 38 तो मुसलमान हैं। अब उसमें 30-32 विधायक या कम से कम 25 विधायक भी मान लें कि अगर टूटे हुए गुट के साथ रीतव्रत बनर्जी के साथ गए हैं, कुछ सांसद भी हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, वो टूट कर जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक नेताओं को अपने साथ लेने से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व की राजनीति एक तरह से खतरे में पड़ सकती है। इस वजह से बीजेपी उन्हें सीधे अपनी पार्टी में नहीं ले रही। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार को लोकसभा में बचे हुए कार्यकाल के लिए, जो लगभग 2.25 साल से 3 साल का कार्यकाल है, उस कार्यकाल के लिए सांसद तोड़ने की जरूरत महसूस हो रही है? क्या लोकसभा में जो लोकसभा विस्तार विधेयक था, जिसे महिला आरक्षण का नाम देकर पास कराने की कोशिश थी, उस बिल के गिरने के बाद अब 2/3 का जुगाड़ किया जा रहा है? क्या है इस पूरे गुणागणित के पीछे? और सांसदों को लेकर चंपत होने की कौन सी घटना जो आज के दौर में देखने को मिल रही है, वो आगे कौन सा राजनीतिक गुल खिला सकती है? इन तमाम परिस्थितियों पर चर्चा के लिए जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार और कई सारे सैटेलाइट चैनलों में चैनल हेड जैसी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर चुके सतीश के सिंह, जिसे हम जानते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और आज जिस तरह की तस्वीरें अकबर रोड से आ रही है, लोकसभा अध्यक्ष के आवास से, उसमें तो साफ दिखाया जा रहा है कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता, युवा नेता, सुदीप बंदोपाध्याय जैसे लोग भूपेंद्र यादव के घर से होते हुए लोकसभा अध्यक्ष के घर पहुंच चुके हैं और बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में नहीं ले रही है। कहा जा रहा है कि एक प्रॉक्सी पार्टी वहां पर खड़ी की जा रही है और चूंकि उनके विधायक दल में बड़ी संख्या में मुसलमान है, इसलिए हिंदुत्व की राजनीति करना वहां पर सीधे अपनी पार्टी में लेने से खतरे में पड़ सकता है। एनडीए का हिस्सा बनाने की तैयारी हो रही है। इस तर्क में आपको कितना दम नजर आता है? आखिर बीजेपी 240 की अपनी संख्या में सीधे विस्तार क्यों नहीं करना चाहती? देखिए, सबसे पहली बात तो अभिषेक जी, कि हम छोटी बातों पे ना ध्यान देकर थोड़ा बड़ी बातों पे ध्यान दे तो ज्यादा मतलब अच्छा हो। दरअसल हम लोग डेमोक्रेसी के दलदल युग में, अब दलदल तंत्र कहें, एकदम दलदल में सब चीज घुस गया या घुसा दिया गया, उस मुहाने पर है या उसमें प्रवेश कर गए और अच्छी तरह से गर्त में चले गए। दूसरी बात यह है कि आप इस चीज का इंतजार करिए, चाहे आप आशावादी, आपको खुशी हो या बहुत निराशावादी हो, जो भी हो, लेकिन अब एक नया सत्ता का संविधान आपको दिखेगा।
सत्ता का संविधान संविधान। से सत्ता का संविधान, हम्म, समझ रहे हैं ना आप जी कि सत्ता के संविधान के लिए ये सब तैयारियां हो रही, जो हो रही है चीजें वो सत्ता के संविधान। तीसरी बात यह है कि सत्ता के संविधान की बात जब हम कह रहे हैं तो एकदम निश्चित सी बात है कि ये जो सारा कुछ जुगत किया जा रहा है और जिस तरह से तोड़ तंत्र में बदल दिया गया सारी चीजों को, ये चुनाव के बाद का तोड़ तंत्र है। अब तक तो चुनावों की बात होती थी कि इसमें घोपला है, घोटाला है, आरोप लगते थे। हम नहीं लगाते, जो लगाने वाले हैं वो लोग सबूत लाते हैं, दावा करते हैं। ये चुनाव के बाद का ये तोड़ तंत्र है। तो किस लिए, क्यों क्यों क्या कांग्रेस मुक्त भारत से अब हम विपक्ष मुक्त भारत की तरफ जा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा ये सत्ता के संविधान की आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, जो आपने गिनाया कि कहाँ कौन जा रहा है, कितना जा रहा है, ये सारी पार्टियों में हो। जी। आप इसको एक जगह मत लीजिए, ये 8वां राज्य है जहां ऐसा हो रहा है, हम्म, 8वां राज्य। तो बचेगा कौन? अभिषेक जी, मैं एक और बात कहता हूं, मैं उन चंद लोगों में था शायद जो कहता था कि भाई ये जो विमेन रिजर्वेशन वाला है, चाहे डिलिमिटेशन वाला है, ये गिर गया, आश्चर्यजनक है और इतनी आसानी से सत्ताधारी गठबंधन ने इसको स्वीकार कर लिया। तो मैं हम्म, कहता था कि ये फिर से लाएंगे और फिर से लाएंगे। उस समय मुझे अनुमान था कि ये लाया जाएगा। हाँ, ये आप जरूर कहिएगा कि इस प्रकार से टीएमसी का एकदम एक्सरे गामा रे करके, चीर फाड़ जी। कर करके, पोस्टमार्टम करके ऐसे होगा, इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। तो आप देखिए कि आने वाले दिनों में न सिर्फ ये डिलिमिटेशन वाला होगा, जो कि 11 12 साल, क्या कहें, 14 साल पुराने जनगणना पे हो जाएगा। जी। आप उसको देख लीजिए। और दूसरा की जो है, महिला आरक्षण भी करेंगे। भाई कुछ करने के लिए तो दिखाना तो पड़ेगा। और तीसरा जी। जो महत्वपूर्ण है, वन नेशन वन इलेक्शन भी साथ साथ हो जाएगा। तो ये जो दो जी। तिहाई वाला जो जुटाया जा रहा है अंकगणित, उसका सीधा सीधा एक ही मकसद है कि ये सब काम अभी कर लो। और हो सके, ये शायद मैंने आपके डिस्कशन में कहा भी था कहीं पर, कि मुझे नहीं लगता है कि 29 में चुनाव हो। मुझे बिल्कुल लगता है कि चुनाव, कहीं अगला चुनाव पहले ना हो। और हो सकता है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा जब 27 के एंड में या 28 में ये चुनाव हो जाए। तो 28 से 5 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, या 27 से 5 साल ऐसे ही। आपने कहा कि जी। लोकसभा विस्तार, ना, मैं सरकार सरकार का विस्तार देखता हूं इसको। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सत्ता के संविधान की आयतें लिखी जा रही। अच्छा, एक चीज जो टेक्निकल बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर, बिहार में जनता दल यूनाइटेड की स्थिति, तो वो पार्टी अब देख रहे हैं कि किस हालत में है, चर्चा ना करें तो बेहतर है। दूसरी तरफ आप देखें महाराष्ट्र की स्थिति, वहां बगावती गुट को असली पार्टी का दर्जा दे दिया गया। यहां असली पार्टी का दर्जा देने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है बगावती गुट को? 3/4 विधायक दल उनके पास है, संसद का 2/3 संसदीय दल उनके साथ जा रहा है। यहां बगावती गुट को अलग पार्टी का दर्जा न देकर ममता बनर्जी के पास सिंबल रह जाए, ममता बनर्जी के हाथ में एक सांकेतिक टीएमसी रह जाए, नाम और निशान दोनों रह जाए, ये कोशिशें क्यों हो रही है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और एक नया विपक्ष विधानसभा के अंदर खड़ा हो जाए जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो और केंद्र में वो एनडीए को सपोर्ट करे, ये क्या हो रहा है? देखिए अभिषेक जी, ये क्या हो रहा है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस, एआई साइंस, स्पेस साइंस कुछ नहीं है। जी। कुछ चीज ऐसे की जाती है जो कि जनता के कंजम्पशन में चला जाए, कि भाई जनता, आपने ही इसका अपने प्रस्तावना में आज सब कुछ बताया। तो एक लाइन का वही है कि बस ये ऐसा ना इमेज चला जाए कि भाई ये तो 80-20 की राजनीति करने वाली पार्टी है, ये तो हिंदुत्व की पार्टी है, ये तो घुसपैठिया विरोध की पार्टी है। उसके साथ इतने 38-35 मुसलमान जुट जाएंगे तो उसको जो पहले शुद्धिकरण की ये बात करते हैं वो तो अशुद्ध हो जाएंगे।
तो जनता को बताने के लिए रहेगा, देखो जी ये तो उधर के है, वही असली पार्टी है, इनके यहाँ स्वतः ज्वालामुखी फूटी है अंदर से, भूकंप अपने आप आया है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो त्रस्त होके अभिषेक बनर्जी से, ममता बनर्जी से सब अलग निकले। तो ये छपास कराना है पूरी जनता में, माथा पर छपास कराना है माथा में, कि ये वाला चीज जाए। और जिस प्रकार से तंत्र है, जिस प्रकार से सब कुछ कब्जे में है, तो वही चीज जाएगी भी जनता में, वो भी जाएगी भी। ऐसा कोई आप इसको आश्चर्यजनक मत मानिए कि वो जनता कहीं इसी को घोंट लेगी। जिसको आप घोंट ले कह रहे हैं, वो जनता पचा लेगी इस चीज को। ये एक मकसद हो सकता है, यही ऐसा होगा, तो कभी नहीं मकसद होगा। सतीश जी, ऐसा कभी देखा नहीं गया, कभी नहीं देखा गया ऐसा कि संसद के अंदर या विधानसभा में कहीं चुनाव होने के तत्काल बाद किसी पार्टी में ऐसी हलचल मचे कि पार्टी के अस्तित्व पर ही खतरा हो जाए। ये जांच एजेंसियों का, जिसे अरविंद केजरीवाल ईडी पार्टी कह रहे हैं बीजेपी के लिए पंजाब में, ये जांच एजेंसियों का ही डर है या कुछ और कारण भी इसके पीछे है? देखिए, ममता बनर्जी की केंद्रीकृत व्यवस्था, सेंट्रलाइज सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं है कुछ हद तक? देखिए, वो होगा, कौन सी पार्टी केंद्रीकृत नहीं, कौन सी पार्टी सेंट्रलाइज नहीं, किस पार्टी में चंद व्यक्तियों की चलती नहीं चलती है, उसी के आधार पर पूरा धारा बहती है, वही आधार पर पार्टी चलती है। कोई विचारधारा थोड़ी है, कोई पार्टी का कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ सत्ता का संगठन है और सत्ता की विचारधारा है, सत्ता की धारा आप कह लीजिए। तो होगा गड़बड़। हम कहाँ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी दूध से धुली होगी, वहां भी टोला सिस्टम था, वहां भी गुंडे होंगे, वहां भी भ्रष्टाचारी होंगे, ये बिल्कुल होंगे। लेकिन क्या, वही तो मैं बार बार कह रहा हूं, क्या ये स्वतः ज्वालामुखी फूट रहा है कि टाइमिंग है? तो टाइम बॉम्ब जैसा लग रहा है कि भाई टाइम बॉम्ब के लिए तो एक टाइम पर बम लगाया जाता है ना, कि भाई इसी टाइम पे फूटेगा। तो जिस तरह से फूट रहा है, लगता है जैसे पूरा, जैसे हमने डांस में देखा ना, कोरियोग्राफी रहती है कि हाथ ऐसे जाएगा, पैर इधर जाएगा, इतने समय जाएगा, 4 के जाएंगे, 4 के बाएं जाएंगे, एकदम उसी ढंग का है। जिन परिस्थितियों में वहां चुनाव हुआ, जो भी चीजें आरोप लगी और अभी भी लग रही हैं, तो वो क्या था? ये तो सबको बिल्कुल साफ होना चाहिए था। इसका मतलब कतई मैं नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी की पार्टी एकदम दूध से धुली होगी। देखिए, इसी का तो फायदा उठाना है और जो भी करना है। अब आप एक चीज बताइए ना भाई, ये पहले आप कह रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, आज ऐसा कभी नहीं हुआ, जो कभी नहीं हुआ वो अभी होगा। अब आगे इससे कुछ और अलग होगा तो अब आप बोलिएगा कि कौन अलग होगा, क्या होगा? क्या इसके बाद नंबर महाराष्ट्र की दोनों पार्टियों का है, ठाकरे और पवार? महाराष्ट्र का तो नंबर पटना तो वाली पार्टी का है, नीतीश कुमार की पार्टी का? कोई पार्टी नहीं बचेगा। आप तो मैंने आपको शुरू में तो कहा, कोई पार्टी नहीं बचेगा। अगर कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि 99 लाके वो महफूज है, तो एकदम मुगालते में है। कांग्रेस तो हर साल थोड़ा बहुत टूटती है, तो काहे नहीं टूट सकती है? तोड़ दिया जाएगा। जब पूरा सत्ता आपके पास हो, केंद्रीकृत हो, आपके पास धन बल सब बल हो, तो क्यों नहीं टूट सकता? ये कोई साधु महात्मा है जो राजनीति में है क्या? ये कहां से है? इनके कुछ काम होंगे, इनके कुछ धंधे होंगे, इनका कुछ अतीत होगा, बस एक थोड़ा सा नब्ज दबा देने में तो सब भर भरा के। जी एक बात बताइए, आप अब आपसे पूछना यहाँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने वो दौर पत्रकारिता में रहकर देखा है। हम लोग तो किताबों में पढ़ते हैं कि एक समय में नरसिम्हा राव को बहुमत हासिल करने के लिए जरूरत थी, तो अजीत गुट जनता दल से, अजीत गुट के लोग नहीं माने तो उसमें से भी 1/3, तब 1/3 का नियम था, रामलखन सिंह यादव गुट। फिर जेएमएम ब्राइबरी केस सामने आया, 6 में से 4 सांसद। उस दौर में जो खेल हो रहा था उसमें एक लालच था, प्रलोभन था कि किसी को मंत्री, किसी को कुछ। यहां तो प्रलोभन और डंडा दोनों है, यहां तो अंडा भी है, साथ साथ अंडा भी फेंका जा रहा है। तो डंडा, अंडा और प्रलोभन तीनों है। देखिए, इसी चाल चरित्र चेहरा का प्रसारण करके भारतीय जनता पार्टी उन तमाम पिछली सरकारों को पूरी तरह से मतलब बदनाम, भ्रष्ट और एक तरफ से खराब मतलब बता करके जनता के बीच में इंप्रेशन जमा के तो सत्ता में आई। ये तो वही था ना। अब
अब आप हम लोग इस चीज की व्याख्या करें कि अब क्या हो रहा है। आप ये बताइए ना, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिएगा तो अभी तो वो कहेंगे ये स्वतः ज्वालामुखी, ये भूकंप आ रहा है, हम क्या करें भाई, वो हमसे वो लोग त्रस्त होके हमारे पास आ रहे हैं, कहेगा कोई भी सत्ता चलाने वाली पार्टी यही कहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी दुहाई देगी कि भाई 1967 में ये हुआ, 1969 में ये हो गया, 77 से 89 तक ये हो गया, नरसिम्हा राव के समय ये हो गया, वो हो गया, यही वो दुहाई देगी। ये थोड़ी बताएगी वो कुछ कर रही है, वो तो स्वतः हो रहा है ना, वो तो फूट रहा है अपने आप। लेकिन जो मतलब जो पहले हुआ वो कोई अच्छा थोड़ी था, वो कोई अच्छा नहीं था, कोई नहीं कहेगा अच्छा है। इंदिरा जी के समय में हुआ, नरसिम्हा राव के समय में हुआ है, हुआ। नहीं तब फुटकर दल बदल होता था ना, रिटेल में होता था, आजकल तो होलसेल में हो रहा है, थोक में हो रहा है, ये बड़ा आश्चर्य है। देखिए तो होलसेल में हो रहा है तो इसी दिन का तो इंतजार था कि कब ऐसा होगा। आप जैसे कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स का पूरा क्रिमिनलाइजेशन हो गया, कॉमर्शलाइजेशन हो गया, सब चीज इस तरह की बातें हम कहते हैं, तो वो इसका हस्र तो यही होना था ना एक दिन कि आज क्या है। आज पत्रकारों की भी मतलब कोई ठिकाना नहीं कि भाई पत्रकार रहेगा वो कि नहीं रहेगा, कि वो सीधे या रहते हुए पत्रकार किसी पार्टी का समर्थक है, बात समझ लीजिए। तो आज के डेट में तो अब कोई किसी का ठिकाना नहीं है, और कल इस तरफ से बोलने लगो, कल इस तरफ से बोलने लगो। मैंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को लाइव टीवी में बोला मैंने कि मैं आपकी आज की पार्टी का जिक्र करना चाहता हूं, मैं आपको भाजपा प्रवक्ता नहीं कह रहा हूं, मैं आपको आज आपकी जो पार्टी है उसके नाम से आपको बोलना चाहता हूं। तो वही वाली हालत है, कौन किधर कैसे, कोई अब दीन ईमान है नहीं, ये तो दम लूट है, बंदरबाट है, दबदबा है, और जो करना है करना है। तो भाई यही है। आपको याद होगा, आप तो बहुत अच्छे अध्ययन वाले रिसर्चर भी हैं, तो पश्चिमी वो लोग तो अपने इरादे से, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से बहुत सारे पश्चिम के बहुत बड़े 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 विश्लेषक दुनिया भर में जिनका दशकों से नाम है, उन लोगों ने 10 साल दिए थे भारत को लोकतंत्र यहाँ रहने के लिए, कि यहाँ लोकतंत्र सिर्फ 10 साल रहेगा। तो उस हिसाब से तो 70 साल चल गया, 70 क्या 80 चल गया ना, तो अब 80 चल गया। तो आप नया तंत्र देखिए, नया लोकतंत्र देखिए, जिसको जो नाम से कहना है कहिए। अब देखिए क्या क्या होता है आगे। अभी तो देखना हमें, तो हम सिर्फ इसी चीज का एक लाइन कि हम सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि इतनी संख्या बीजेपी ने जुटा ली है, जैसे तैसे जो भी, उसके बाद वो संसद के दोनों सदनों से मिलाकर उसमें क्या क्या करती, ये मुख्य बात है मेरे हिसाब जी, कि क्या क्या पास कराती है, क्या क्या पहले की उखाड़ देती है। इसलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सत्ता का संविधान। जी, अब सत्ता के संविधान की बात करें, लेकिन जरा ये बताइए, राहुल गांधी की कल की एक स्पीच काफी वायरल हो रही है, जो इंडिया अलायंस की बैठक में उन्होंने बोली थी। वो प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, सिस्टम पूरी तरह से कब्जे में जा चुका है उसकी बात कर रहे हैं। अब ये प्रतिरोध सब जब मैं सुन रहा हूं कि प्रतिरोध हम करेंगे और सिस्टम पे कब्जे की बात कर रहे हैं, तो मुझे कांग्रेस का निवेदन प्रतिवेदन वाला जो नौरोजी युग है 1885 से 1905 के सूरत अधिवेशन के पहले वाला, वो जमाना जो किताबों में पढ़ा है वो अचानक ध्यान में आ जाता है। तो ये नौरोजी युग और निवेदन प्रतिवेदन वाली जो राहुल गांधी की राजनीति है, इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी राहुल गांधी की जरूरत को महसूस कर रही है। उनकी पार्टी अब करीब करीब टूट ही चुकी है मान लीजिए। बाकी शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले से ही हैंडीकैप बना दी गई, पॉलिटिकली हैंडीकैप। नीतीश कुमार का क्या हाल किया गया आप देख रहे हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू अपना विकेट बचाए हुए हैं। नवीन पटनायक की पार्टी और सियासत दोनों का भविष्य अंधकार में दिखता है। जिस ढंग से यहाँ जेएनजी एक तरह से परेशान है,
एक कॉकरोच प्रयोग होता है, उसको सोशल मीडिया का एक मजाक ही कहें, उसके पीछे भी लोग खड़े हो जाते हैं, सत्ता उससे भी घबरा जाती है। इस दौर में राहुल गांधी जिस प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, क्या उस प्रतिरोध की आवाज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक पहुंच रही है? क्या उस प्रतिरोध के दायरे में वो अभिषेक बनर्जी की चिट्ठी को देख रहे हैं जो उन्हें सौंपी गई है? जो अभी तक वो देखते आए हैं, ये भी नौबत आ गई कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो हम इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते भाई। अविश्वास प्रस्ताव में वो गैर हाजिर हो गए, उनको लोकसभा उस कुछ कितने दिनों के लिए छोड़ना पड़ा, हटना पड़ा, हटे ही रहे। और जब जीत गया तो जीत गए, तो फिर आ गए। तो वो बहुत पहले के कई उदाहरण आप लेके देख सकते हैं कि अब आखिर आगे होगा क्या। इसमें हमें कोई शंका नहीं ना, आपको है, मुझे मालूम है। जी। जहां तक आपने इसके एक जवाब तो मैंने दे दिया। राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी ने जो प्रतिरोध, रेसिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल किया जी। तो वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि 24 में वो चुनाव जीत गए थे, विपक्ष जीत गया था, और 29 अभी ही जीत चुके। उस भाषण में ये भी दो बात लिखी गई, मतलब वो भाषण में था जिसका ब्रॉडकास्ट मैंने भी सुना। अब जब वो रेसिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिरोध, असहयोग, पता नहीं, अब इसका मीनिंग अभी हमें क्लियर नहीं है। आपको बहुत ऑनेस्टली बता, रेसिस्टेंस तो कई तरह की रेसिस्टेंस हो सकती है ना। अब वो किस रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये जब और स्पष्ट वो करेंगे या कर पाएंगे, तब मुझे समझ में आएगा। एक नहीं, मैंने ये प्रतिरोध सुना है सर, तो मुझे वो आर्टिकल जो डॉक्टर लोगों वाले, मेडिकल वाले आर्टिकल जो अखबारों में आते रहते हैं, अंग्रेजी अखबारों में, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करता जा रहा है लोगों में, ये कौन सा रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है? क्या ये मोदी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है क्या, कि मोदी कुछ भी करें जनता पर फर्क नहीं पड़ता है, जनता मान चुकी है कि हमारी यही नियति है? नहीं, हम इसको इस ढंग से नहीं, पहले वो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए रेसिस्टेंस वाली, तब मैं आपसे वो भी बात करूंगा, ये मोदी जी वाली। ये देखिए, जब रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आपने निवेदन प्रतिवेदन शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, कांग्रेस के शुरुआती युग में यही था, शुरुआत में। लेकिन राहुल गांधी ने उसी भाषण में एक और चीज का जिक्र किया है। उसी स्वतंत्रता के आंदोलन, आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जैसे ही रेसिस्टेंस का कॉल दिया और उस चीज पर आए, तो अंग्रेजी सत्ता हिल गई। तो क्या राहुल गांधी किस रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं? में निवेदन, प्रतिवेदन, प्रदर्शन, धरना, संसद में प्लाकार्ड, और ये मोशन और एंटी मोशन और भाषण, इससे आगे वो क्या बात कर रहे हैं, ये मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब तक वो स्पष्ट नहीं करेंगे, उनकी नीतियां स्पष्ट नहीं होगी, उनके कार्यक्रम स्पष्ट नहीं होंगे, उनके सहयोगी की लाइन नहीं क्लियर होगी, कौन साथ है कौन नहीं है, या अकेले हैं वो। यहां तक उन्होंने कहा मैं तो कुर्बानी देने को तैयार हूं, अब आप लोग भी दीजिए। तो कौन देने जा रहा है कुर्बानी? अभी तो कुर्बानी ली जा रही है। तो आखिरी सवाल पे आ रहे हैं सर, हम आखिरी सवाल पर संक्षेप में इसका जवाब चाहेंगे। ये मोदी शाह की जोड़ी, जब चूंकि विंबलडन का जमाना आने वाला है, बहुत जल्द शुरू होगा, एक आध महीने में, ये मोदी शाह की जोड़ी कौन सा मिक्स डबल खेलने जा रही है अलग अलग पार्टियों को तोड़ करके? साफ साफ बताइए कि एक साथ इस खेल को खेलने के पीछे कौन सा गुणागणित है? देखिए, गुणागणित बहुत सिंपल है, जितना जिसको आप लोग कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बहुत उलझा देते हैं। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल तो किया भाई, सत्ता का विस्तार, सत्ता का संविधान। भाई मोदी शाह मतलब इसको ऐसे देखिए कि मोदी शाह अपनी सत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो अटल जी के मिजाज का नहीं है कि सरकार है तो आती है जाती है, देश रहना चाहिए, है ना। वो तो एक वोट से हारने वाले व्यक्ति हैं, कहां खरीद फरोख्त हुई थी। तो अब क्या हो गया है कि देश है तो आता है जाता है, सरकार रहनी चाहिए, अब उलट गया है क्या? सरकार रहनी चाहिए, और हम जब तक है हमारी सरकार रहनी चाहिए, ये तंत्र है, यही मंत्र है। और इसलिए मैंने आपसे कहा तो एक चीज कि अगर चुनाव अगर जल्दी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगता ही नहीं है कि 29 में, मैं गलत हो सकता हूं,
कि 29 तक इंतजार होगा कि अगले 5 साल के लिए? नहीं, हमें लगता है ये सब काम जो जो अभी एजेंडे पर जो जिसका जिक्र हो रहा है वो सब करा के चुनाव करा लिया जाए। भले आप सवाल उठाते रहिए चुनाव पे, बंगाल पे उठाइए, बिहार पे उठाइए, 10,000 पे उठाइए, महाराष्ट्र पे उठाइए, जहां जहां के बारे में उठाना उठाते रहिए, लेकिन चुनाव तो कागज पर जैसे भी सर्टिफिकेट तो उन्हीं लोग को मिल रहा है। और जब चुनाव से भी अगर काम थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है तो भाई देखिए जो हो रहा है अगले पिछले 4-5-10 दिन से, वो भी होगा। और सिर्फ एक जगह आप काहे देख रहे हैं? मैंने 8 राज्यों का उदाहरण दिया, अभी और कई जगह होंगे, कई पार्टियों में होंगी जिसमें मुख्य विपक्षी पार्टी जिसके लिए और जिसके तहत, जिसके खाते के तहत राहुल गांधी कह रहे हैं रेसिस्टेंस वर्ड, माने प्रतिरोध का शब्द, वो कौन बचा हुआ है? वो क्या बचा रहेगा? तो ये वाली चीज है। तो मैंने एक बात कही है अभिषेक जी कि मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग बेहद खतरनाक मुहाने पर हैं, ये हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल और आप सही कह रहे हैं। ऐसे भी अब देखिए कांग्रेस मुक्त भारत का कॉल तो आते आते इन्होंने दिया था। अब हो सकता है कभी दिमाग में आ जाए विपक्ष मुक्त भारत, क्योंकि विकसित भारत चाहिए। तो क्या कौन सा मॉडल चलेगा, कैसा मॉडल चलेगा, सत्ता का संविधान कैसा होगा, मैं इसका पूर्वानुमान नहीं कर सकता कैसा होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि कुछ जो पहले नहीं हुआ हो सकता है वैसा ही। चलिए देखते हैं, जो पहले नहीं हुआ मोदी सरकार के दौर में पूत के पांव पालने में तभी से दिखने लगे थे जब ये सत्ता 2014 में आई थी। पहला फरमान आया था कि योजना आयोग नहीं रहेगा, उसकी जगह नीति आयोग आ जाएगा। और फिर आपने देखा किस तरह से अलग अलग समय पर, यहां तक कि राष्ट्रपति भवन के कैंपस से वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति भी हटा दी गई। लेकिन एडविन लुटियंस की मूर्ति हटाने की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ डेमोक्रेसी की कोई मूर्ति बना देने की बात तो नहीं हो रही है कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का ही एक मूर्ति लगा दिया जाए और फिर उसी को लोकतंत्र मानकर पूजा की जाए। बुत वाली व्यवस्था अब इस हद तक पहुंच गई है कि मौजूदा दौर में सियासत पार्टियों को तोड़ने की कोशिश, और इन सब के दायरे में जो अभी सतीश सर कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त भारत का जो नारा है, वो विपक्ष मुक्त भारत के नारे को मूर्त रूप देने की कोशिशों में बंगाल एक पथ प्रदर्शक के तौर पर, एक केस स्टडी के तौर पर सामने तो नहीं रखा जा रहा है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन ऐसा अजीबोगरीब दल बदल मैंने नहीं देखा था जहां एक छोटी पार्टी में, जिस पार्टी का नाम बंगाल में भी शायद ही कोई जानता हो, उस पार्टी में एक दल के 2/3 लगभग 20 सांसदों को शामिल कराया जा रहा हो और उस पार्टी में एक विधायक दल को भी शामिल कराया जा रहा हो, उस पार्टी का अस्तित्व बनाया जा रहा हो। यानी सत्ता अपने हिसाब से विपक्ष भी चुन रही है, सहयोगी दल भी चुन रही है, सिस्टम तो अपने हिसाब से और जांच एजेंसियां तो चुन ही चुकी है। देखते जाइए अभी और क्या क्या देखने को मिलेगा। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए सतीश के सिंह जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।